अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बीमारियों में से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों की रुकावट को डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह आंतों में ब्लॉकेज हो जाती है और ग़िज़ा का सफ़र रुक जाता है। तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत ही आम लेकिन तकलीफ़देह बीमारी पर बात करेंगे जिसका नाम है हीमोरॉइड्स, जिसे आम ज़ुबान में हम बवासीर भी कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करते हुए झिझकते हैं, लेकिन एक हेल्थ प्रोफेशन के तौर पर आपको इसकी मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कर दें। और अगर आप रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के लेक्चर्स व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी किताब में दी गई है। हीमोरॉइड्स, also known as piles, are swollen and inflamed veins in the rectum and anus that result in discomfort and bleeding. इसकी तारीफ़ ये है कि हीमोरॉइड्स, जिनको पाइल्स या आम लफ्ज़ों में बवासीर भी कहते हैं, ये बेसिकली आपके रेक्टम, मैदे का निचला हिस्सा और एनस, पाखाने की जगह में मौजूद खून की नसें यानी वेन्स हैं जो सूज जाती हैं और उनमें सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसकी वजह से तकलीफ़ और खून आने की शिकायत होती है। सोचो ज़रा कि वहाँ की जो वेन्स हैं वो इतनी प्रेशर से फूल जाती हैं, यानी जैसे गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दो तो वह फूल जाता है, तो यहाँ भी वही सीन है। यहाँ आपके लिए एमसीक्यूज़ बन सकता है, व्हाट आर हीमोरॉइड्स आल्सो नोन एज, तो इसका जवाब है पाइल्स। व्हाट हैपन टू द वेन्स इन हीमोरॉइड्स, दे बिकम स्वैलो एंड इन्फ्लेम्ड। वेयर आर दीज वेन्स लोकेटेड इन द रेक्टम एंड एनस। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। इसकी कुछ आम वजूहात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट्स, दिस इज़ अ कॉमन काज ऑफन एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन। सबसे आम वजह है खाना करते वक्त ज़ोर लगाना। जब कब्ज़ होती है यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं तो पेट ठीक से साफ़ नहीं होता और इंसान ज़ोर लगाता है। ये ज़ोर सीधा उन नसों पर, उन वेन्स पर पड़ता है और वो सूज जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, पेट को नरम रखो, ज़ोर लगाने से परहेज़ करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात कह दी है। इसके बाद प्रेगनेंसी भी इसका कॉज है। इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द पेल्विक वेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हीमोरॉइड्स। हमल के दौरान भी ये मसला बहुत आम हो जाता है क्योंकि पेट में बच्चे के वज़न की वजह से नीचे पेल्विक एरिया की वेन्स पर दबाव पड़ जाता है, तो तब भी ये होते हैं चांसेस होने के। तो आगे है क्रॉनिक डायरिया। फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ डायरिया कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ हीमोरॉइड्स। सिर्फ कब्ज़ ही नहीं बल्कि पुराना डायरिया यानी बार बार पखाना आना भी इसकी वजह बन सकता है। बार बार पखाना आने से भी उस जगह पर इरिटेशन होती है और प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तब भी ये मुमकिन है, ये इसके चांसेस हैं होने के। और अगर ज़्यादा डायरिया है तब भी चांसेस हैं कि हीमोरॉइड्स हो जाए जी। तो आगे लिखा हुआ है सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, लैक ऑफ मूवमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द रेक्टल वेन्स। बहुत देर तक बैठे रहना या खड़े रहना, जो लोग ऑफिस में सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं या जिनका काम खड़े रहने का है, तो उनमें भी ये मसला हो सकता है क्योंकि हरकत ना होने की वजह से खून नीचे जमा होता रहता है और नसों पर प्रेशर बढ़ता है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर चलना, चहलकदमी करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो मूवमेंट्स में रहे थोड़ी देर। तो आगे लिखा हुआ है MCQs, लिस्ट द कॉमन कॉजेज़ ऑफ हीमोरॉइड्स। स्टेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक डायरिया, प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टेटिंग। ये आपके मैंने बता दिया है आपको। अच्छा जी, अगर किसी को हीमोरॉइड्स हों तो उसमें क्या अलामात नज़र आती हैं
तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्लीडिंग, ब्राइट रेड ब्लड इन दी टॉयलेट बॉल आफ्टर अ बॉल मूवमेंट। पखाने के बाद टॉयलेट में ताज़ा सुरख खून यानी कि रेड ब्राइट रेड खून नज़र आना, ये इसकी सबसे आम और वाज़िया अलामत है। इसके बाद लिखा है एचिंग एंड इरिटेशन अराउंड द एनाल रीजन, पखाने की जगह के गिर्द खारिश और जलन होना। पेन और डिस्कम्फर्ट स्पेशली ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट, दर्द या तकलीफ़ महसूस होना ख़ास तौर पर पखाना करते वक्त। स्वेलिंग ईथर इनसाइड द रेक्टम और अराउंड द एनस, पखाने की जगह के अंदर या बाहर सूजन या मसों, इसको हम लम्प्स कहते हैं, का महसूस होना। यहाँ आपके लिए एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इनके इसके अकॉर्डिंग। आगे इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। तो हेमोरॉइड्स की दो बड़ी इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं इसकी, और इनको समझना भी ज़रूरी है। इसकी जो इंटरनल, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। तो इंटरनल हेमोरॉइड्स के बारे में लिखा है लोकेटेड इनसाइड द रेक्टम, दे मे ब्लीड बट आर नॉट यूजुअली पेनफुल अनलेस दे प्रोलैप्स, यानी कि एक्सटेंडेड आउटसाइड द एनल ओपनिंग। जो इसकी फ़र्स्ट टाइप है वो है इंटरनल हेमोरॉइड्स या अंदरूनी बवासीर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये रेक्टम के अंदर होती है। से आम तौर पर खून तो आता है लेकिन दर्द नहीं होता जब तक कि ये फूल कर पखाने की जगह से बाहर ना आ जाए, जिसे हम प्रोलैप्स भी कहते हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में लिखा हुआ है कि लोकेटेड अंडर द स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द एनाल ओपनिंग, दे कैन बी एचिंग और पेनफुल स्पेशली ड्यूरिंग सिटिंग और बॉल मूवमेंट। दूसरी किस्म है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स या बैरूनी बवासीर। ये पखाने की जगह के बाहर जिल्द यानी कि स्किन के नीचे होती हैं। इनमें खारिश होती है और दर्द हो सकता है, ख़ास तौर पर जब आप बैठे हों या पखाना कर रहे हों, तो ये वाली ज़्यादा तंग करती है। सेकंड कंडीशन, यह आपके लिए आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज़ प्रोलैप्स इन हेमोरॉइड्स, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। अब इस बीमारी की तशख़ीस कैसे करेंगे, क्या डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा? तो आपकी बुक में लिखा है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में इंक्वायर अबाउट सिम्टम्स एंड परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग अ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपसे पहले आपकी अलामात सिम्टम्स पूछेगा, आपका मुआयना फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन शामिल हो सकती हैं, यानी उंगली से पखाने की जगह पर मुआयना करेगा वो। ये इसका पहला होगा डायग्नोसिस। इसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोक्टोस्कोपी और एनोस्कोपी। दीज प्रोसीजर्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ स्मॉल लाइटन ट्यूब टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द रेक्टम एंड एनस। ज़्यादा बेहतर है तशख़ीस के लिए प्रोक्टोस्कोपी या एनोस्कोपी। इसमें एक छोटी सी लाइट वाली ट्यूब के ज़रिए रेक्टम और एनस के अंदर देखा जाता है ताकि मसले की ठीक से तस्दीक हो सके। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, यानी कि इलाज में सबसे पहले आएगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक टू सॉफ्टन स्टूल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइडिंग स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट। सबसे पहले लाइफस्टाइल में तब्दीली करनी होगी, अपनी खुराक में फ़ाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि सब्ज़ियाँ, फल, इसबगोल का छिलका, ये खाना होगा। इससे पखाना नरम आता है और कब्ज़ नहीं होती। दिन में खूब पानी पीना पड़ेगा और पखाना करते वक्त ज़ोर लगाने से गुरेज करना होगा। तो ये इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में है। आगे है टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, यानी कि ऊपर लगाने वाली अद्वियात। तो यहाँ लिखा हुआ है ओवर द काउंटर क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और पैड्स कंटेनिंग विच हेज़ल और हाइड्रोकॉर्टिसोन फॉर सिम्पटम रिलीफ। ऐसी क्रीम्स या मरहम या पैड्स जो मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं और जिनमें विटल हेज़ल या हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसी अज़ा शामिल हों, तो ये अलामात को कम करने में मदद देती हैं। तो अगर आप को ये बाय करनी हो ये क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स, तो आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही बाय करें कोई क्रीम। तो आगे है स्टीज बाथ में लिखा है सोकिंग द अफेक्टेड एरिया इन द वार्म वाटर फॉर अबाउट 50 मिनट्स सेवरल टाइम्स अ डे कैन प्रोवाइड रिलीफ।
ये बहुत ही मुफीद तरीका है स्टिच बाथ। इसमें आपको नीम गर्म पानी के टब में 15 मिनट तक दिन में कई बार बैठना होता है। इससे सूजन और दर्द में बहुत आराम मिलता है। और अगर इससे आपको फ़र्क ना पड़े तो फिर क्या होता है, फिर आपने यूज़ करने होते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स में आता है स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन ऑफ अ केमिकल सोल्यूशन टू श्रिंक द हेमोरॉइड। स्क्लेरोथेरेपी में एक केमिकल सोल्यूशन के इंजेक्शन को मस्से में लगाया जाता है जिससे वो सूखड़ जाता है और श्रिंक हो जाता है। आगे है हेमोरॉइडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेमोरॉइड्स यूजुअली रिजर्व्ड फॉर सीवियर केसेस। और आखिर में अगर मसला बहुत ज़्यादा हो तो हेमोरॉइडेक्टोमी की जाती है, जो कि बवासीर का ऑपरेशन है। इसमें सर्जरी के ज़रिए मस्सों को निकाल दिया जाता है। ये आमतौर पर शदीद केसेस में ही किया जाता है। यहाँ आपके लिए MCQs बन सकते हैं। लिस्ट 3 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर हेमोरॉइड्स, व्हाट इज स्टिच बाथ, नेम 2 नॉन सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर्स फॉर ट्रीटिंग हेमोरॉइड्स, और विच ट्रीटमेंट इज रिजर्व्ड फॉर सीवियर केसेस।